नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और भिलाई टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है आईआईटी भिलाई के परमानेंट कैंपस में। आईआईटी भिलाई के परमानेंट कैंपस जो है कुटेला भाटा, जेवरा सिरसा से लगा हुआ क्षेत्र है कुटेला भाटा, वहाँ पर मौजूद है। इस साइड मेरे भिलाई है और इस साइड मेरे पीछे जो है ठीक पीछे जेवरा सिरसा पड़ता है। और हम उस जगह पर है जहाँ पे आईआईटी भिलाई का निर्माण जारी है, जिससे देश में भिलाई का भूगोल बदल जाएगा। उसके आईआईटी के आने से 2016 से ये आईआईटी भिलाई की शुरुआत की गई है। चूँकि अभी सेज बहार रायपुर में जीसी कैंपस है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पे आईआईटी भिलाई अभी संचालित होता है। तीसरा बैच अभी चल रहा है। तो आईआईटी भिलाई में आज हम आईआईटी भिलाई की बात क्यों कर रहे हैं, आज भिलाई की बात भिलाई में, तो ये बता दूं कि आईआईटी भिलाई का काम ऑलमोस्ट लगभग पहुंचने वाला है, ठीक ठाक कंप्लीट होने वाला है। 79% तक का जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द दावा है आईआईटी भिलाई मैनेजमेंट का कि 2022 के इसी साल के दिसंबर तक इस परमानेंट कैंपस पर यहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आईआईटी भिलाई में आपको बता दूं कि आईआईटी भिलाई का जो बिल्डिंग है और जो तमाम कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट है, कम से कम 1000 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण चल रहा है। पहले चरण में 1000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक अलग दुनिया होगी। आईआईटी भिलाई मतलब एक अलग दुनिया होगी, सब कुछ होगा यहाँ पे। हॉस्टल होंगे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग होंगी और स्पोर्ट्स ग्राउंड होंगे, बहुत सारे स्पोर्ट्स ग्राउंड होंगे। पानी का विशेष ध्यान रखा गया, चूँकि सारी बिल्डिंग कंक्रीट की है, तो उसके मद्देनज़र कम से कम इस आईआईटी कैंपस पे, आईआईटी भिलाई के कैंपस पे 7 बड़े बड़े तालाब होंगे। ये ठीक पीछे देख पा रहे हैं, ये एक किसी समय में खदान होता था। इसको आईआईटी भिलाई ब्यूटिफिकेशन करके तालाब के रूप देने वाला है। और तालाब के रूप देने का मतलब ये कि जो कंक्रीट की दीवारें हैं, चूँकि गर्म हो जाएगा, तो ये गर्म को ठंडा करने का काम तालाब का काम होगा। तो ऐसे हॉस्टल हैं, कम से कम 1300 बच्चे इस हॉस्टल प्रीमाइसेस में रह पाएंगे। वैसे ही जो स्टाफ होंगे आईआईटी भिलाई के, उनके लिए परमानेंट कैंपस होंगे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होंगे, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, जिम होंगे, सब कुछ होगा जो दुनिया में होती है, जो एक कॉलोनी में होती है, अपने आप में यहाँ पे होगी। 4 लेन से भी चौड़ी सड़क यहाँ पे होगी। 6 लेन के आसपास मैं बता दूँ, जो 6 लेन सड़क देखते हैं वो सड़क आईआईटी भिलाई के कैंपस में होगी, चलने के लिए, लोगों के रहने के लिए। और चूँकि आपको बता दूँ कि आपको ये भी पता होगा कि आईआईटी भिलाई के इस इलाके में आने से, कुटेला भाटा, जेवरा सिरसा से लगा कोका इलाके में आने से आसपास की ज़मीनों के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। क्योंकि 400 एकड़ के आसपास एरिया में आईआईटी भिलाई का निर्माण जारी है और इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ था, बहुत लोगों का योगदान है आईआईटी को भिलाई लाने में। आईआईटी को भिलाई लाने वालों में बहुत लोगों का योगदान है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की पूर्व सरकार हो, उनमें पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, जो उस समय 2008 में एक अशासकीय संकल्प पारित कराया कि आईआईटी का निर्माण जब भी हो वो भिलाई में हो, भिलाई में लाया जाए। तो उस समय उनका बड़ा योगदान था कि अशासकीय संकल्प पारित किया गया विधानसभा में। उस अशासकीय संकल्प की बदौलत प्रोसेस आगे बढ़ी और 2014 में प्रोसेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। जब केंद्र में मोदी सरकार आई, मोदी सरकार आते ही देश में 6 नए आईआईटी की घोषणा की गई। उसमें से एक हमारा भिलाई भी था। और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के बारे में आपको बता दूं कि उन्होंने, जब हमने एक समय हम उनसे पूछा था कि भाई आईआईटी को कुछ लोग रायपुर ले जाने की साजिश कर रहे थे, कुछ लोग रायपुर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा था कि उन्होंने जो आईआईटी की जो फाइल थी और आईआईटी की ज़मीन हस्तांतरण की फाइल थी, चूँकि प्रेम प्रकाश पांडे राजस्व मंत्री थे, तो ज़मीन हस्तांतरण वाली जो फाइल थी 1 साल तक उन्होंने दबा के रखी थी। यानी कि दबा के भिलाई के लिए ही रहे, रायपुर ना ले जाया जाए। जो रायपुर हस्तांतरण वाली जो फाइल थी, उस फाइल को उन्होंने दबा रखी थी ताकि आईआईटी भिलाई में ही आए। तो कहीं ना कहीं बड़ा योगदान है, चाहे वो भिलाई के राजनेता के रूप में हो, चाहे वो और भी लोग हैं जिनका योगदान, उसमें कई पत्रकार भी थे, हम लोग भी थे। हम लोगों ने काफ़ी अभियान चलाया, शहर के जागरूक लोग थे जिन्होंने अभियान चलाया कि भाई आईआईटी का निर्माण भिलाई में किया जाए, आईआईटी भिलाई में ही आए। तो सबका योगदान है और उस जो योगदान था वो अब सपना साकार होने जा रहा है। आईआईटी भिलाई का निर्माण कंप्लीट होने जा रहा है। दिसंबर तक ये पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आपको तस्वीरों में दिखा दूँ, आईआईटी भिलाई के जो डायरेक्टर है, पहले डायरेक्टर है रजत मूना, प्रोफेसर रजत मूना। उनके बारे में बता दूँ कि प्रोफेसर रजत मूना वो शख्स हैं जो चीफ आप चलाते हैं, जैसे कि जो स्मार्ट कार्ड होता है, स्मार्ट कार्ड में एक चीफ होता है, वो चीफ के निर्माता हमारे आईआईटी के भिलाई के डायरेक्टर रजत मूना जी हैं। उनके बारे में आपको बता दूं। एक आईआईटी भिलाई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। अब आईआईटी की बात हो रही तो कुछ मैं जो जानता हूँ वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आईआईटी भिलाई उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है कि रिमोट पोलिंग एरिया, मतलब रिमोट पोलिंग बूथ काम कर रहा है, उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है कि अगर आप रहते हैं भिलाई में और आपका वोटिंग कार्ड आता है बस्तर में या राजनांदगांव में, सरगुजा में, तो आप चुनाव के वक्त भिलाई में रहते हुए बस्तर में वोट डाल पाएंगे। उस प्रोजेक्ट पे
आईआईटी भिलाई काम कर रहा है। 2024 तक दावा है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और देश में ये काम को कंप्लीट करने वाला हमारा आईआईटी भिलाई होगा। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। 3D प्रिंटिंग की बात करें, 3D प्रिंटिंग की शुरुआत सबसे पहले आईआईटी भिलाई ने इसकी शुरुआत की थी। 3D प्रिंटिंग, अगर ये कार मैं आपको दिखा दूँ, ये कार का शेप है, अगर इस कार का प्रिंट करना है तो सेम टू सेम आईआईटी भिलाई की जो 3D प्रिंटिंग मशीन है, उस प्रिंटिंग मशीन से सेम टू सेम प्रिंट निकल जाएगा। तो वो 3D प्रिंटिंग बोलते हैं। उस 3D प्रिंटिंग के आविष्कारक आईआईटी भिलाई है। 2015 में इसकी शुरुआत उन्होंने की थी। आईआईटी भिलाई के बारे में एक और बात बता दूं आपको कि आईआईटी भिलाई देश का इकलौता आईआईटी है जिसने अभी हाल ही में दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था। उस दीक्षांत समारोह में जो छात्र डिग्री लिए, जो छात्र जो चयनित हुए, जो सेलेक्ट हुए, पास हुए, जो अपना बैच कंप्लीट किए, उन छात्रों को पहली बार डिजिटल डिग्री दी गई। जो हमारा आप देखते हैं कि टोपी पहन के लोग अपना डिग्री दिखाते हैं, इस बार डिजिटल डिग्री की शुरुआत आईआईटी भिलाई ने की। देश का इकलौता आईआईटी है जिसने इसकी शुरुआत की है। तो आईआईटी भिलाई के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है और ये आप वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसा सुंदर होगा, कितना प्यारा होगा। एल&टी इसका काम कर रही है। देश की सबसे बड़ी निर्माण एजेंसी है एल&टी, वो इसका कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम कर रही है। तो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, काम चल रहा है और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मतलब इतनी तेज़ी से मैंने आज तक कोई कंस्ट्रक्शन काम नहीं देखा कि 2 साल पहले यहाँ पे पूरा खाली हुआ करता था। आज यहाँ पे आपको सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखेंगी और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। इस तेज़ी के साथ दावा है कि दिसंबर 2022 तक आईआईटी भिलाई यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। 1300 के आसपास बच्चे हैं, तीसरा बैच चल रहा है। जो बीटेक, एमटेक और तमाम इंस्टीट्यूशन, जो तमाम कोर्स करने वाले जो छात्र हैं वो यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। आईआईटी भिलाई के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि आईआईटी भिलाई मेरे हिसाब से आईआईटी हैदराबाद के बाद दूसरा बड़ा आईआईटी, दूसरा वो आईआईटी है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वो कोर्स कराता है आईआईटी भिलाई। तो बहुत कुछ है आईआईटी भिलाई के बारे में बताने के लिए, हम आपको लगातार आगे बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। और आईआईटी भिलाई के बारे में आप क्या कहेंगे, आईआईटी भिलाई को देखकर आप क्या कहना चाहते हैं, वो हमें सजेस्ट ज़रूर करिए। धन्यवाद। शुरू किए हुए लगभग 2 साल होने आ रहा है और इस 2 साल में आईआईटी की कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है और शायद कुछ महीनों में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इस हालत पे पहुँच जाएगा कि हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर सकें। और इसलिए हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। हमारे स्टूडेंट्स और हमारे स्टाफ मेंबर्स और फैकल्टी मेंबर्स काफ़ी उत्साहित हैं इस बात से कि शायद जल्दी हम लोग अपने परमानेंट डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। और ये सर नए प्रोजेक्ट क्या क्या है आईआईटी में? देखिए, हमारे जो बहुत सारे इस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। इस समय हमारा रिसर्च का आउटले आईआईटी का लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है और ये एक उस तरह की स्पॉन्सर्ड रिसर्च होती है जो कि बाकी इंडस्ट्रीज़ या दूसरे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ये स्पॉन्सर करते हैं। तो ये हमारा करीब 100 करोड़ तक पहुंच चुका है। इस रिसर्च में हमारे यहाँ जो मेजर चीज़ें हैं, एक ट्रांसलेशनल रिसर्च का मतलब होता है कि हम जो काम करते हैं उस चीज़ को आगे जनता तक कैसे पहुंचाएं। और इसके लिए आजकल स्टार्टअप को बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि स्टार्टअप में वो एपेटाइट होती है, एनर्जी होती है कि वो लोग उस हमारी रिसर्च को आगे ले जाकर उसके थ्रू मार्केटिंग कर सकें, बिजनेस कर सकें और लोगों को पहुंचा सकें। तो इसके मद्देनज़र इनफैक्ट कल की ही बात है, एक हमारे यहाँ कंपनी है ई नेत्रा जो कंपनी है उसने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे आप मोबाइल फ़ोन और एक छोटे से गैजेट के ज़रिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आँख के डॉक्टर्स होते हैं वे मोतियाबिंद का या आँख की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में मालूम कर सकें। इनफैक्ट जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, रेगुलर मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन पे उस तरह के एप्लीकेशंस भी डेवलप किए हैं जिससे वो इसको पहले बता सके कि हाँ भाई ये मोतियाबिंद होने जा रहा है या ग्लूकोमिया है या इस तरह की बहुत सारी जो आँख की प्रॉब्लम है उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर सके। अक्सर माना जाता है कि जो मशीन बेस जो रेडियोलॉजी होती है, मशीन बेस जो सिस्टम होते हैं उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और उसको वो तरह तरह की ऐसी चीज़ें भी मालूम कर सकते हैं जो नॉर्मल आई उसको इग्नोर करती है। जब वो मशीन उसको एक तरह से रेखांकित कर लेती है, बता देती है ये है, तो उसको ह्यूमन आई से और डॉक्टर की कॉम्पिटेंस से उसको कंफर्म किया जा सकता है कि हाँ ऐसा है।
कई बार आपने देखा होगा कि किसी की हड्डी टूटती है तो कई बार जो क्रैक्स होते हैं वो कई बार रेडियोलॉजिस्ट नहीं पहचान पाते हैं, और अगर मशीन के थ्रू जाते हैं, इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू जाते हैं तो वो हो सकता है। इसी तरह से आँख की भी जो बीमारी हैं वो ऐसा माना जाता है कि ये भी जो है वो मशीन के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू इसको ज़्यादा अच्छी तरह से देख सकते हैं और इसको कंफर्म किया जा सकता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के थ्रू। तो ये एक तरह से एक टूल बनेगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की एड के लिए, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास इस तरह के बहुत सारे जो गैजेट्स होते हैं जिनके थ्रू वो करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। कंपेयर टू दैट इट विल बी मच चीपर, क्योंकि ये रेगुलर मोबाइल फ़ोन है और इसका एक प्रोटोटाइप हमने डेवलप किया है। इनफैक्ट हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ बात भी चल रही है जिसमें उन्होंने उसको देखा है और बहुत उनको पसंद आया है और इसको आगे बढ़ाने की बात चली है। तो ये कंपनी के थ्रू कर रहे हैं, ये ट्रांसलेशनल रिसर्च है, इसमें बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा योगदान है। जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि हम दूर दराज गाँवों में भी इसको एक नॉर्मल फ़ोन और एक छोटे से गैजेट के ज़रिए इसको ले जा सकते हैं। वहाँ के प्राइमरी हेल्थ केयर के जो सेंटर्स हैं वो स्क्रीनिंग कर सकते हैं, और स्क्रीनिंग करने के बाद वो डेटा जो है वो शहरों में डॉक्टर्स के पास भेज सकते हैं फॉर फर्दर इवैल्यूएशन। तो एक स्क्रीनिंग के बाद जो फर्दर इवैल्यूएशन है, नहीं तो क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत सी मोतियाबिंद तो एक बड़ी आम बीमारी है और लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। इसी तरह से रेटिना डिटैचमेंट बड़ी कॉमन चीज़ है, लोगों को लगता है कि आँख में धब्बा है धीरे धीरे, लेकिन वो रेटिना डिटैचमेंट होता है। इस तरह की प्रॉब्लम अगर हम अर्ली स्टेज में मालूम कर लें तो उसका निदान पॉसिबल है, और ये टूल उस चीज़ के लिए बहुत सहयोगी होगा, क्योंकि गांव, दूर दराज के गांव में जहां ये फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं वहां के लोगों को शहर में आना, डॉक्टर को दिखाना एक अपने आप में काफ़ी बहुत बड़ा चैलेंज होता है, पैसे के हिसाब से भी, समय के हिसाब से भी, एफर्ट के हिसाब से भी। और अगर ये हम गांव तक ले जा सकें तो गांव-गांव में लोग इस चीज़ को देख सकते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के ज़रिए, और स्क्रीनिंग की जा सकती है।